हिंदू समाज का मुस्लिम सामाजिक जीवन पर प्रभाव। भारत ने यहाँ प्रवेश करने वाली सभी विदेशी जातियों एवं संस्कृतियों को अपने में समाहित कर लिया, जिससे इसके विश्वास एवं सामाजिक संरचना का आधार विस्तृत हुआ। अधिकांश देशों में इस्लाम ने भी यही तरीका अपनाया, परंतु इसका उग्र लोकतंत्र एवं उदार तर्कवाद असमझौतावादी था। इस दृष्टि से भारत एक अपवाद था, जहाँ न तो भारत इस्लाम पर हावी हुआ, न ही इस्लाम ने भारत पर वर्चस्व स्थापित किया। भारतीय मुसलमान एक और तो इस्लाम को सजातीयता को तो दूसरी ओर भारतीय जाति संबंधी कठोरता के तत्वों से प्रभावित थे। साथ ही भारत में मुस्लिम समाज ने संपत्ति एवं स्थिति पर आधारित एक प्रकार के पद सोपान का विकास किया। इसका उदाहरण सामंतवाद था, जो इस्लाम की भावना से मेल नहीं खाता है। इसके विपरीत अन्य प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इस्लाम में सदा पृथक पुरोहित व्यवस्था का खंडन किया गया, परंतु निर्विवाद रूप में इस भारत ने यहाँ प्रवेश करने वाली सभी विदेशी प्रजातियों एवं संस्कृतियों को अपने में समाहित कर लिया, जिससे इसके विश्वास एवं सामाजिक संरचना का आधार विस्तृत हुआ। अधिकांश देशों में इस्लाम ने भी यही तरीका अपनाया, परंतु इसका उग्र लोकतंत्र और उदार तर्कवाद असमझौतावादी था। इस दृष्टि से भारत एक अपवाद था, जहाँ न तो भारत पर इस्लाम हावी हुआ, न इस्लाम ने भारत पर वर्चस्व स्थापित किया। भारत में मुसलमान एक और इस्लाम की सजातीयता तो दूसरी ओर जाति संबंधी कठोरता के तत्वों से प्रभावित थे। साथ ही भारत में मुस्लिम समाज ने संपत्ति एवं स्थिति पर आधारित एक प्रकार के पद सोपान का विकास किया। इसका उदाहरण सामंतवाद था, जो इस्लाम की भावना से मेल नहीं खाता। इसके अतिरिक्त अन्य प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। इस्लाम में सदा पृथक पुरोहित व्यवस्था का खंडन किया गया है, परंतु निर्विवाद रूप में इस प्रकार का विकास भारतीय मुस्लिम समाज में देखने को मिलता है। वे भी कर्मकांडों एवं रीतियों के प्रति रुचि दर्शाते हैं। भारतीय मुसलमानों ने संतों एवं उनके कब्रों की पूजा की, जो भारतीय स्मृति चिन्हों की उपासना के समान है। राजपूत राजाओं के अनेक दरबारी रीति रिवाज मुसलमानों से ग्रहण किए गए। दूसरी ओर न्यौछावर की प्रथा एक हिंदू दरबारी रिवाज है, जिसे मुसलमानों ने अपनाया है। मुस्लिम धार्मिक नेता एवं बुद्धिजीवी हिंदुओं के वेदांत एवं योग से प्रभावित थे। इस्लाम में रहस्यवाद में भारतीय वातावरण के अनुसार बदलाव आया। मुसलमानों द्वारा राजपूती जौहर प्रथा को अपनाए जाने के उदाहरण हैं। भटनेर के गवर्नर कमालुद्दीन एवं उसके साथी
उसके साथ ही अपनी महिलाओं को अग्नि में समाहित करने के बाद तैमूर की लड़ाई के लिए आगे बढ़े। हिंदू समाज के साथ इस संपर्क के चलते मुसलमानों वर्ग विभेद आया है। पारस्परिक संपर्क से जातियों एवं उपजातियों का उदय हुआ है। अपने हिंदू समकक्षों के समान अनेक मुस्लिम वर्ग एक ही शहर में पृथक रहने लगे। निम्नवर्गीय कार्य समूह हिंदू जाति व्यवस्था के आधार पर संगठित थे, जो जाति पंचायत के नियमों द्वारा नियंत्रित होते थे। आगे चलकर मुसलमानों ने अछूत की अवधारणा उत्पन्न हुई। हालांकि हिंदू दर्शन ने सदा जीवन की संपूर्णता एवं सहिष्णुता की प्रवृत्ति पर बल दिया है। इसका परिचय हमें इस्लाम एवं हिंदू धर्म के बीच समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाए जाने में मिलता है। मुसलमानों की ओर से कबीर, चिश्ती एवं दारा सिकोह के प्रयास प्रशंसनीय हैं। उन्होंने दोनों विश्वासों के बीच आपसी समझ एवं एकता कायम करने का प्रयास किया। दास व्यवस्था, जैसे कि हम जानते हैं कि तुर्क अपने साथ एक नवीन तकनीकी भी लेकर आए, जिसका आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है। अब प्रश्न उपस्थित होता है, क्या नई तकनीकी के प्रचलन से सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए? जैसा कि हम जानते हैं कि एक मत के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में यह परिवर्तन इतना व्यापक था कि इसे नगरीय क्रांति का नाम दिया गया। यहाँ नगरीय क्रांति से आशय नगर का दरवाजा निचली जाति के शिल्पियों के लिए खोल दिया गया तथा नई तकनीकी अपनाने के कारण इन शिल्पियों के सामाजिक दशा में परिवर्तन हुआ। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि नगरीय क्रांति शब्द तार्किक नहीं है, क्योंकि आरंभ में हिंदू सामाजिक व्यवस्था की निचली सीढ़ी के लोगों ने भी इन नवीन शिल्पों को अपनाने में उत्साह नहीं दिखाया। यही वजह है कि सल्तनत काल में बड़ी संख्या में दासों को इन शिल्पों में लगाया गया है। इसी संदर्भ में सल्तनत काल में दास व्यवस्था को देखा और समझा जाना चाहिए। वस्तः महमूद गजनी एवं मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर किए आक्रमण की तुलना जूलियस सीजर के द्वारा ब्रिटेन पर किए आक्रमण से की जा सकती है, क्योंकि इन आक्रमणों का एक उद्देश्य दासों को प्राप्त करना भी था। 14वीं सदी तक लगभग सभी सुल्तानों ने दासों के संग्रह पर बल दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब 1197 में गुजरात अभियान किया तो वह वहाँ से बड़ी संख्या में दासों को पकड़ कर लाया। उसी तरह 1203 में कलिंजर के चंदेल शासक के विरुद्ध किए अभियान में खड़ी संख्या में दासों को पकड़ा गया। वस्तु दिल्ली सल्तनत के सुल्तान एवं मुक्ति समय पर मवास क्षेत्रों पर धावा बोलते थे और बड़ी संख्या में दासों को पकड़ कर लाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अभियान पर भेजने से पूर्व यह निर्देश दिया था वह अच्छे किस्म के दासों को पकड़ कर लाए। बरनी दिल्ली में एक खास है, एक दास बाजार का जिक्र करता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दासों का मूल्य भी सुनिश्चित किया है। यद्यपि इन दासों से कई प्रकार के कार्य किए जाते थे तथा सुल्तान एवं अमीरों के अतिरिक्त साधारण लोग भी अपने दास रखते थे। अतः दासों के स्तर में भी अंतर था, परंतु दासों की एक बड़ी संख्या विभिन्न प्रकार के शिल्पों में भी लगाई जाती थी। उदाहरण के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने 1,80,000 दासों में से 12,000 दासों को राजकीय कारखानों में लगाया। इस तरह आरंभिक रूप से दासों को ही नए प्रकार के शिल्पों से जोड़ा गया। वस्तुतः 14वीं सदी के पश्चात दासों की संख्या में कमी होने लगी। तथा मुगल काल में हम दासों के किसी बाजार की चर्चा नहीं सुनते। उदाहरण के लिए इसका कारण है कि इस काल तक दासों का आर्थिक महत्व कम हो गया, क्योंकि भारतीय जाति समूह के लोगों ने वैतनिक मजदूरों के रूप में काम पर लगकर इन नए शिल्पों को अपना लिया था। प्रश्न है कि सल्तनत काल में दास व्यवस्था और जाति व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था का अध्ययन समाज में पड़ने वाली तकनीकी के प्रभाव के संदर्भ में किया जा सकता है। भारत में प्रचलित
भारत में हम प्राचीन काल से ही दासों का उल्लेख पाते हैं, किंतु यकीनन सल्तनत काल में दास व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि तुर्कों के अधीन बड़ी संख्या में नवीन शिल्पों का आगमन हुआ तथा इन शिल्पों को उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। अब इन शिल्पों के संचालन के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। आरंभ में भारतीय शिल्पियों ने इन शिल्पों को अपनाने में तत्परता नहीं दिखाई, अतः इन शिल्पियों के संचालन के लिए बड़ी संख्या में दासों की जरूरत पड़ी। यह भी एक कारण है कि मोहम्मद गौरी से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक लगभग सभी सुल्तानों ने दासों के संग्रह पर बल दिया। फिरोज शाह तुगलक के अधीन 1,80,000 दास थे तथा उसने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। बर्नी भी दिल्ली में एक दास बाजार का जिक्र करता है। हालांकि इन दासों को सैनिक सेवा में भी लिया गया था, किंतु इसका एक भाग उत्पादन में भी लगाया गया था। चूंकि उत्पादन में इन दासों का महत्व था, इसलिए पूरे सल्तनत काल में दास व्यवस्था चलती रही। मुगल काल में आकर स्थिति परिवर्तित हो गई। भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था पर भी हम तकनीकी का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। भारत में शिल्पियों की एक बड़ी संख्या निम्न जातियों से संबंध थी। भारत में शिल्प एवं तकनीकी जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई थी तथा उसने पेशे को परिवर्तित करने पर कई प्रकार की रुकावटें थीं। वस्तुतः तुर्की शासन की स्थापना ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर आधारित भारतीय कुलीन वर्ग को कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ तुर्की शासन का स्थापना ने नगरों एवं कस्बों में नए आर्थिक अवसर प्रदान किए। शासक वर्ग की जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में उत्पादन की जरूरत पड़ी तथा उत्पादन के संचालन के लिए शिल्पियों के एक वर्ग की निम्न जाति से संबंध भारतीय शिल्पी नगरों एवं कस्बों में नवीन शिल्पों के प्रति दिलचस्पी दिखाने लगे। किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शिल्प जाति और शिल्प के बीच गहरा संबंध था। अंतर नए शिल्पों को अपनाने के लिए जाति का बंधन तोड़ना आवश्यक था। इसलिए सल्तनत काल में नगरों एवं कस्बों में एकस्वरवादी आंदोलन अथवा निर्गुण शक्ति के विकास को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। निर्गुण भक्ति ने जाति बंधन को कमजोर कर नवीन शिल्पों को प्रोत्साहन दिया। कबीरदास और नानक इस एकस्वरवादी आंदोलन के प्रवर्तक बने। कबीर और नानक दोनों ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया। कबीरदास ने निम्न जाति के शिल्पों को एक नया आश्वासन दिया। दूसरी तरफ गुरु नानक के विचारों के प्रभाव में पंजाब में खत्री जाति एवं जाट पृथक समुदाय के रूप में संगठित हो गए, जिसे हम सिख के रूप में जानते हैं। इस प्रकार सल्तनत काल में नवीन शिल्पों के आगमन ने दास व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था दोनों को प्रभावित किया।